भारत का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे कल्याणकारी योजनाओं पर। हर सरकार की यह जवाबदेही है कि वह जनता के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए, ताकि जनता की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम चीज़ों में विकास हो सके और उससे मुल्क का भी विकास हो सके। उसमें पढ़ाई लिखाई से लेकर के रोज़गार तक के मामले आते हैं। उसमें उसके ज़रूरत के हिसाब से अस्पताल, स्कूल, अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं को प्रशासनिक सेवा के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का दायित्व है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मनरेगा हो या बच्चों के स्कूली पोशाक का मामला हो या जन आरोग्य केंद्र हो, इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स हैं जिस स्कीम्स के तहत आपको सीधे लाभ मिलता है, जिसमें बहुत सारे मामलों में आपके बैंक के खाते में सीधे पैसा जाता है, ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो छात्रवृत्ति वगैरह को लेकर के। आज हम इसी मुद्दे पर बात करें कानून की बात में, ताकि आप भी जान सकें कि राज्य सरकार क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, केंद्र की क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, कैसे उसको हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए परवेज अख्तर साहब, जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होकर रिटायर किए हैं। नमस्कार परवेज इब्राहिम साहब, स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार सर। ये हम लोग एक एक करके जो प्रमुख कल्याणकारी योजना है उस पर बात करते हैं। क्या है कल्याणकारी योजनाएं? संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उसमें दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने इस पूरे देश को, यहाँ की सरकारों को, राज को एक कल्याणकारी राज के रूप में स्थापित किया, जिसमें प्रस्तावना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उद्देश्य यही है कि जो डाउन ट्रोडन हैं, पुअर हैं, उनको हर स्टेज पर ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जहाँ तक सरकार से मुमकिन हो उसकी मदद की जाए जी, ताकि वो डेवलप कर सके ऑल लोगों की। ये किसी भी तरह से प्राकृतिक नहीं लगता कि सबको बराबर कर दिया जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो बराबर दी जा सकती है। असमानता कमतर किया जाए। हाँ, और असमानता ऐसा ना हो कि कोई भूखा रहे, बीमार रहे, पढ़ नहीं सके, इलाज नहीं करा सके। तो सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि पैदाइश से लेकर के मृत्यु तक जितने भी स्टेजेस होते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, उन सब पर कहीं न कहीं उसका असर एक पॉजिटिव सोच के साथ उसके लिए मदद की जाती है सरकार के द्वारा। अब आपने जैसे शिक्षा की बात की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि हम स्कॉलरशिप देते हैं जो मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट हैं। हमने जो है उनके लिए अलग से स्कूल बना रखा है। सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन मूलभूत अधिकार में हमने जोड़ा भी है, पोषण का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, 14 वर्ष के हर लड़के को अनिवार्य शिक्षा देना आपको। तो ये सब चीज़ों के वजह से समाज में एक परिवर्तन आया है। हमने लड़कियों के लिए भी जो है बहुत सारा इंतज़ाम किया, साइकिल कहीं वितरण हो रहा है, कहीं उनको खाने पीने ड्रेस दिए सरकार ने। मिड डे मील की व्यवस्था है। आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में तो हमने 6 बरस से लेकर के सिर्फ आंगनबाड़ी में बच्चों का ही ख्याल नहीं किया। जैसे प्ले स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में
बच्चों को भी हम पोषण का ध्यान रखते हैं उनको कि उनका एक फिजिकल ग्रोथ हो, प्लस जो लड़कियां अभी शादीशुदा नहीं हैं लेकिन एडोलेसेंट हैं उनको भी हम पोषण देते हैं, और जो बच्चा जिनको हो गया है उनका भी हम केयर करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे परिवार को, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को एक साथ जोड़ लिया है आंगनबाड़ी केंद्र में। आप स्कूल में चले जाएं, वहाँ पर भी वही स्थिति है कि पहले भोजन वोजन का कोई व्यवस्था नहीं था। कम से कम मिड डे मील के तहत हम उनको एक टाइम का खाना उनको खिलाते हैं ताकि वो भूखे पढ़ाई ना करें, उनके शरीर पर जो है। इसलिए कि एक डेवलपमेंट के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो इकोनॉमी होनी चाहिए, तो सबके पास वो नहीं है उतना मजबूत इकोनॉमी। दूसरा है शारीरिक रूप से वो सही हों, तो उसके लिए उनको पोषण देना होगा। तीसरा है कि हम उनके मेंटल विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए उनको पढ़ाएं अच्छे से। तो समाज जागरूक तभी होगा जब शिक्षित होगा, समाज मजबूत तभी होगा जब स्वस्थ होगा। तो सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हुई हैं हर स्टेज के लिए। खासतौर पर हमारे झारखंड में अगर आप आएँ तो हमने उसमें और बहुत सारी तब्दीलियां लाई हैं। स्कॉलरशिप वगैरह तो केंद्र से भी मिल रहा है, स्टेट से भी मिल रहा है, वो तो एक अलग बात है। जो पहले से मिल रहा है उसमें हमने बढ़ोतरी किया। लड़कियों को साइकिल दिया, बच्चों को पोशाक दिया, किताबें दी, मुफ्त में किताबें दी, मध्याह्न भोजन दिया। ये सब चीज़ें सरकार कर रही है। इसके अलावा स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं मेरिटोरियस लड़कों को भी, कि अगर कोई इंजीनियरिंग में भी हम लोगों ने जो है 100 सीट कर दिया, इवन जो मेडिकल में कर दिया, क्लैट को भी हमने शामिल कर लिया कि जो लॉयर्स बनना चाहते हैं उनके लिए भी 100 सीट कर दिया हमने कि 11th में 50 सीट्स रहेगा, 12 में 50 सीट्स रहेगा। उनके पूरे कोचिंग की व्यवस्था झारखंड सरकार कर रही है। जगह जगह सेंटर्स बनाए हुए हैं, कोचिंग सेंटर्स, जिसमें मुफ्त में रहने की सुविधा है उनको और पढ़ने की सुविधा है। उनको लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह की फैसिलिटी उनको अवेलेबल है। तो इससे झारखंड में ख़ास तौर पर और पूरे देश में एक तरह से पढ़ाई, शिक्षा को लेकर के एक जागृति पैदा हुई है। एक साइकिल ने कितनी बड़ी क्रांति लाया था, इसको वही आदमी समझ सकता है जिसने साइकिल वितरण से पहले की स्थिति देखी हो कि लड़कियां बहुत कम स्कूल जाती थीं। जब से साइकिल वितरण हुआ तो अब रोड पर, गांव देहात में भी सैकड़ों की संख्या में बच्चियां स्कूल जाते हुए दिखाई पड़ती हैं। कहने को एक सहायता हल्का सा हमने किया उनको, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा ही क्रांतिकारी रहा। अभी जिस तरह से हम लोगों ने मेडिकल के लिए स्कॉलरशिप देना शुरू किया है, इंजीनियरिंग के लिए देना शुरू किया है, विदेश जाने के लिए अगर आप इवन उसमें ये भी जोड़ दिया कि विदेश भी अगर आप जाते हैं या किसी बड़े संस्था या किसी कंट्री में आपको रिसर्च स्कॉलर के रूप में सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो सरकार उसमें भी आपको मदद करेगी। तो ये चीज़ जो है ये शिक्षा को बहुत ऊपर ले जाएगा, और शिक्षा सबसे आवश्यक है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सब लोगों का शिक्षित और जागरूक होना ज़रूरी है। तो सरकार की तरफ से ये सब ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, जिसको हम सरकार के जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स, उसके बारे में शहरियों को अपेक्षाकृत ज़्यादा पता है, जानकारी है। जो विलेजर्स हैं, जो कस्बों में रहते हैं, उनको कंपैरेटिवली कम जानकारी है। तो मूल चीज़ ये है कि हमको जब जानकारी होगी तब हम हक की बात कर सकेंगे। जब हमको फंडामेंटल राइट्स पता होगा तब हम फंडामेंटल राइट्स के हनन पर बात कर सकते हैं कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है और कैसे चीज़ों को लाया जा सकता है। तो इस जानकारी के लिए कहाँ कहाँ जानकारी उपलब्ध है जहाँ से कि हमारे दर्शक जाने कि वो जानकारी हासिल कर सकते हैं? देखिए, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अगर स्कूल को छोड़ दीजिए तो स्कूल है हर गांव में, कस्बों में है, ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर्स बैठते हैं, आंगनबाड़ी में को चलाने के लिए CDPO बैठती हैं। आपको
जहाँ तक जानकारी का सवाल है, जानकारी की कमी, लिखना पढ़ने की कमी है ज़रूर, लेकिन क्या क्या सरकार लाभ दे रही है इसकी जानकारी लोगों को है। कभी कभी ऐसी शिकायतें मिल जाती हैं कि बनावटी गरीब अमीर का हिस्सा खा जाता है। सरकार की मंशा हमेशा गरीबों को मदद करने की रही है, लेकिन समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कुछ उस टाइप के भी हैं जो सक्षम होते हुए भी एक लालच में पड़ जाते हैं कि हमको ये लाभ लेना है, हम भी उठा लें इस लाभ को, तो जिसकी वजह से शिकायतें आती हैं। इसका एक ही रास्ता है, वो ये है कि समाज जब बुरा को बुरा कहने लगे, प्यार से ही कहे कि साहब आप सक्षम हैं, आपको ये लाभ नहीं लेना चाहिए, गरीबों के लिए लाभ है। तो कहीं ना कहीं वो शर्माएंगे और उनको लगेगा कि हम इसे लाभ को लेते अगर हैं तो समाज में मेरी छवि खराब होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि समाज भी उतना जागरूक नहीं हो पाता। वो दान पुण्य तो खूब करता है, लेकिन अगर कोई सक्षम आदमी वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहा है या खास सुरक्षा के अंतर्गत कोई लाभ ले रहा है या कोई भी अन्य लाभ ले रहा है अपने को गरीब साबित करके, तो समाज कुछ नहीं बोलती। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग इम्बोल्डेड हो जाते हैं। नहीं, जैसे मैं जो कह रहा था जानकारी के बारे में, जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में मिलने वाली तमाम तरह की कल्याणकारी स्कीम्स, योजनाओं के बारे में स्कूल की दीवारों पर लिखा रहे तो पढ़ लिख कर के लड़के समझ सकते हैं कि यहाँ हमको ये हासिल हो सकता है। अगर मिड डे मील है तो मिड डे मील में हमको क्या मिलना है, कितना मिलना है, अंडा मिलना है, सब्जी मिल रही है, कितने दिन अंडा मिलना है, कितनी सब्जी मिल रही है। अगर स्कूल है तो हमको पोशाक मिलना है, स्कूल है तो हमको छात्रवृत्ति मिलनी है, किस क्लास में कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये डिटेल्स जो है अगर उनको जानकारी रहे। ये स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। ब्लॉक्स में ब्लॉक के दीवारों पर लिखाया गया, प्रखंड कार्यालय जो है, अंचल कार्यालय जो है, उनकी दीवारों पर लिखाया गया। जी जी। स्कूल्स में ये नहीं है। पंचायत भवन है तो पंचायत भवन में पंचायतों के जिम्मे क्या क्या काम है, कल्याणकारी योजनाएं पंचायतों के अलावा और कहाँ से हासिल की जा सकती हैं। जैसे एक स्कीम को हम लें, मनरेगा। तो मनरेगा जो है, मनरेगा में लोगों को जानकारी यही है कि इसमें नाम दर्ज करा लेना है और बिना काम किए कुछ पैसा हासिल कर लेना है, लेकिन उसको पैसा मिलना है 15 दिन तक। अगर काम नहीं मिलता है तो उसको पैसा मिलेगा मुआवजे के रूप में, वह उसको नहीं पता है। और वो यह पता नहीं है कि उसको फुल मिलेगा, उसमें से 50% रोजगार सेवक या दूसरे लोग जो नहीं खा जाएं, यह पैसा कैसे मिलेगा। तो यह जानकारी अगर उसके पास हो, जैसे कि हमने एक उदाहरण बताया स्कूल का, कि स्कूल की दीवारों पर लिखा रहा है, जैसे ब्लॉक की दीवारों पर लिखा रहता है। मास्टर्स की यह जानकारी, ये जिम्मेवारी हो कि वो अपने बच्चों को बताएं कि आपके लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं। तब जो आप कह रहे हैं कि जो सक्षम लोग खा जाते हैं उनके खाने की गुंजाइश कम होगी, इसलिए कि ये जो डिप्राइव्ड क्लास है उसकी संख्या ज़्यादा है, वो दबाव देगा और उससे बचेगा। देखिए, ये भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। जागरूक समाज दो तरह से होता है। एक तो सरकार ने, ब्लॉक ने या शिक्षा विभाग ने अपने बाउंड्री वॉल पर, अपने स्कूलों पर बहुत सारी चीज़ें, पंचायत भवन में भी क्या होना है नहीं होना है, मनरेगा के संबंध में टाइम टू टाइम जो है वो सूचना के तौर पर उसको पेंट करा करके, गांव-गांव में भी पेंट हुआ है। जागरूकता उसको लेकर के है लोगों के अंदर, उसको पता है इस चीज़ का, लेकिन चूंकि एक विशियस सर्किल होता है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है। उसको लगता है कि अगर हम डिमांड करेंगे बिना काम के पैसा के तो हो सकता है कि कल हमको काम ना मिले, जबकि ड्यूटी बाउंड हैं सारे सरकारी लोग कि उनको 100 दिन का काम उनको देना ही देना है। अगर उसने कार्ड बना लिया है और काम करने को वो तैयार हैं। इवन उतना ही नहीं, गांव में उनको योजना भी पहले से तैयार करके रखना है ताकि अगर कोई काम मांगे तो उनको तत्काल वहाँ काम में लगाया जा सके। कुछ फंड की कमी कभी कभी हो जाती है जिसके वजह से विलम्ब हो जाता है पेमेंट में, या हम ये सोचते हैं कि अरे इसने काम नहीं किया तो इसको देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम नियमों के अनुसार काम करें। मैंने जो बात कहा कि समाज में हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ख़ास तौर पर जो मज़दूर हैं
या बच्चे उतना नहीं समझते कि हमको क्या चीज़ मिलना चाहिए, क्या चीज़ नहीं मिलना। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। बड़े बच्चे थोड़ा सा पढ़ करके जान जाएंगे कि हमको क्या मिलना है। इस चीज़ का एक ही निदान है कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो आप कह रहे हैं कि लिखा जाए हर जगह कि ये सब मीनू है, उसको ट्रांसपेरेंट ढंग से लिख दिया जाए। पढ़ने वाला उसी समाज का बंदा है, उसके परिवार के लोग ही उस स्कूल में या उस आंगनबाड़ी केंद्र में या कहीं भी मनरेगा में जाते हैं। कोई ना कोई तो पढ़ा हुआ होता है गांव में। वो अगर अपनी जिम्मेदारी भी थोड़ी, जैसे सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अनियमितताएं हो रही हैं तो उसको रोकना चाहिए। सरकार तो अनियमितता रोकने की कोशिश करती है, जो एजेंसी उनके पास है उसके थ्रू। लेकिन जनता अगर जागरूक है और अगर वो ये सोचती है कि जिस तबके के लिए, जिस वर्ग के लिए, जिस श्रेणी के लोगों के लिए ये लाभ सरकार दे रही है, उस तक वो पहुँचे, तो ये जागरूकता भी ज़रूरी है कि वो गलत को गलत बोले। कम से कम मध्याह्न भोजन में अगर कोई गड़बड़ी है, एक कमेटी होती है गांव में, स्कूल की कमेटी, वो लोग जाएं, वो लोग जाएं, जा कर के देखें, पदाधिकारीगण जाएं, जा कर के देखें कि मध्याह्न भोजन में क्या दिया गया है। 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि मीनू के हिसाब से दिया गया है या मीनू के हिसाब से नहीं दिया गया है। और सिर्फ कोई ज़रूरी नहीं है कि कानूनी कार्रवाई ही किया जाए। बहुत जगह जागरूकता से भी बहुत सारी बीमारी का, इस तरह का जो सामाजिक बीमारी, उसका इलाज किया जा सकता है। लोग कहते हैं, टीवी पर बोलते हैं, पत्रकार पहुंच गए तो उनको बहुत सारी अनियमितताओं की बात बताते हैं, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी जो हर लोगों की है, क्या उसका निर्वहन भी वो करते हैं? वो तो कहीं ना कहीं साथ दे देते हैं या खामोश हो जाते हैं। तो ऐसे में समाज में जिस सुधार की हम अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा वन साइडेड हो जाता है। हम सिर्फ सरकार से करते हैं, सरकारी मशीनरी से करते हैं, लेकिन हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते। तुरंत चेंज हो जाएगा सारी चीज़ें। कुछ पार्टिकुलर स्कीम्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में जहाँ तक जानकारी है, उसके हिसाब से एक सूची बनती है, उसमें नंबरिंग होता है कि आपका नंबर कब आएगा। लेकिन वो सूची 5 साल से नंबर में चल ही रहा है। यह अगर होता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसका नंबर नहीं आ रहा है। 2 बातें इसमें स्पष्ट है। एक तो ये कि जो आवास दी जाती है वो एक फंड अलॉट होता है उसके लिए। सूची बनवाते वक्त बहुत सारे लोगों ने सूची में अपना नाम दर्ज कराया, वो जिम्मेदारी थी पदाधिकारियों की कि वो सबको सूची में डाल दे और फिर उस सूची के हिसाब से ऊपर से वो अलॉट करता जाए। मेरा ये कहना है कि फंड जितना रहेगा उसके हिसाब से कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लोगों को लाभ दे दिया गया, लेकिन उसका किसी और काम में खर्च हो गया पैसा। वो उतना इंटरेस्ट नहीं ली इसके हमको आवास अपना तैयार कर लेना है एक टाइम फ्रेम के अंदर। कभी भी फंड की भी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। सबको एक साथ देना भी संभव नहीं हो पाता है, उतना फंड नहीं रहता है कि एक साथ सब सूची में जितने लोग हैं उनको। और इसमें एक बात, बुराई की बात ये है कि जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो बहुत ही निरीह टाइप के लोग हैं। जब तक समाज उनको मदद करके आगे नहीं लाएगी तो फिर वो लोग ले लेंगे। जैसे हमारा अपना सोच है कि बनावटी गरीबों के बाढ़ में वास्तविक गरीब बहते चले जा रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग जागरूक नहीं है। सरकार का तो यही जिम्मा है ना, अब शासन का यही जिम्मा है कि वो अगर बह रहा है तो उसको डूबने से बचाए, उसको निकाले। शासन की यही जिम्मेदारी है प्रशासन कि उसका नंबर जो है कभी आएगा ही नहीं, ऐसा थोड़े हो सकता है। अगर कोई दबंग उसको हासिल कर लेता है तो उस दबंग को किनारे करके जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। नंबर कभी भी तो आएगा ना भाई। फंड की कमी है तो अभी नहीं आया, 6 महीने में नहीं आया, साल भर में तो आएगा। साल भर में नंबर नहीं है, दूसरे साल तो आएगा। नंबर आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हमको बैल लेने हैं, ट्रैक्टर्स लेने हैं, बैल ट्रैक्टर लेने हैं जो खेती के उपकरण हैं, या सुखाड़ पड़ गया तो हमको मदद लेनी है। सुखाड़ की राशि कितनी है, कितने प्रति एकड़ मदद मिलेगी,
यह जानकारी हमको होनी चाहिए, तब जो देने वाला है उससे हम पूरा का पूरा रकम वसूल सकेंगे। हमको जानकारी ही नहीं होगी तो कैसे वसूलेंगे। खास करके प्राकृतिक आपदा के मामले में आप देखेंगे, प्राकृतिक आपदा के मामले में जो भी स्कीम्स, जो भी फौरी राहत दी जाती है, उसमें ज़्यादा घपले होते हैं। बढ़ता है 5, दिखाते हैं 25। तो वो उसको जानकारी होगी तो पकड़ के ले लेगा कि भाई आप हमको दीजिए। तो वो कैसे इन्फॉर्म करें। अवेयरनेस के लिए जुडिशियरी भी अपने जुडिशियल अथॉरिटी के माध्यम से काम कर रही है, अवेयरनेस का कैंपेन चला रही है। सरकार का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, अब ये काम छोड़ के बाकी सारा काम कर रहा है। हम ये कह रहे कि जो पब्लिक है, पब्लिक अगर उस बाढ़ में बह रही है, नकली गरीबों के बाढ़ में बह रहे, असली गरीब बह रहे हैं, तो सरकार की जवाबदेही है। इसीलिए पुलिस है, इसीलिए BDO साहब हैं, इसीलिए CO साहब हैं, इसीलिए कलेक्टर साहब हैं। उनकी जवाबदेही है कि इस तरह के लोगों को एलिमिनेट करें और जो सही आदमी है उसको दें, और शिकायत मिलने पर तो दें ही। देखिए, शिकायत मिलने के बाद जांच होती है और जो गलत पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं होती है। दिक्कत ये है कि एक तो जानकारी सही से मिलती नहीं है, और दूसरा जो सक्षम, जो बनावटी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध बनाए रहते हैं सरकारी कर्मियों से। इवन आपको तज्जुब होगा कि BDO को भी हर के बारे में उतना जानकारी नहीं है जितना उसके पंचायत सेवक को होगा, लेकिन इस चीज़ को पकड़ पाना बहुत ही आसान है कि उसने क्या हेरा फेरी किया है सूची में। बहुत आसान है, इसलिए कि आप पहले से सूची बनाए हुए हैं, किसको आपने किस साल दिया और किसको किस कारण से नहीं दिया। ये तो आधे घंटे की जांच का विषय है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें। अगर एक जगह हम कामयाब हो गए कि हमने जांच करके ये पूछ लिया कि साहब आपने इनको दिया, फिर ये 2 आदमी को छोड़ करके आप तीसरे पीछे वाले को दे दिया, फिर 10 को छोड़ करके उसके पीछे वाले, तो आपने क्यों ऐसा किया, क्या वजह है उसकी। तो बहुत आसानी के साथ मैंने कहा कि 2 चीज़ें हैं, योजना बनाना, योजना के लिए आवंटन देना, ये तो सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। मशीनरी भी चूँकि लिमिटेड है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत तरह के काम भी उनके पास होते हैं, तो वो भी जहाँ पर अनियमितता की शिकायत मिलती है कार्रवाई लोग करते हैं। ऐसा है नहीं है कि नहीं करते, एकदम आग मुँह दे रहते हैं। लेकिन लाभ लेने वाला जो तबका है हमारा, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नियम कानून की जानकारी नहीं है। अभी बहुत सारे जनता का तो ये भी पता नहीं है कि हमको अगर कोई लाभ लेना है तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास बनवा के रखने चाहिए। उनको कम से कम जो है निवास प्रमाण पत्र बना के रखना चाहिए, उनको आय प्रमाण पत्र बना के रखना चाहिए। BPL सूची में उनका नाम है तो वो लिस्ट में किस क्रमांक पर है उसकी जानकारी उनको लेकर के रखना चाहिए। उनको इवन अपना फोटो भी जो है पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी उनको रखना चाहिए। उनको आधार कार्ड का भी जानकारी होना चाहिए कि ये मेरा आधार कार्ड है। इन सब चीज़ों को लेकर के वो ऑनलाइन भरें आवेदन, तो ऑनलाइन तो वो भर नहीं सकते, उतने पढ़े लिखे हैं नहीं। नहीं, प्रज्ञा केंद्र में किसी से करा सकते हैं। हाँ, लेकिन तब उसके लिए ही तो प्रज्ञा केंद्र है कि जिन लोगों को इस तरह की सुविधा चाहिए तो उनके लिए प्रज्ञा केंद्र खोला गया है। यानी सरकार के स्तर से जो मैं देखता हूँ कि योजनाओं की कमी नहीं है, संसाधन की भी कमी बहुत नहीं है, गरीबों के प्रति अलॉटमेंट वगैरह भी सही से आता है जहाँ तक क्षमता है सरकार की, जो उनका रेवेन्यू रिसिप्ट है उसके हिसाब से। दिक्कत होती है ग्राउंड में, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट जब आप करते हैं तो उसके लिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, और वो ऑनेस्टी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए, इवन सरकारी लोगों की भी होनी चाहिए कि वो किसी के साथ बेईमानी ना करे। कानून की बात में आज हमने आपसे बात की भैया परवेज इब्राहिम साहब, वो है सरकारी योजनाओं के बारे में, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। कल्याणकारी योजनाएं कहाँ हैं, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपके प्रखंड मुख्यालय के तमाम दीवार रंगे हुए हैं, पंचायतों में भी कुछ दीवार रंगे हुए हैं, स्कूल्स में कम है लेकिन स्कूल्स में भी है। वहाँ से आप कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और वो आपका हक है, भीख नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। आपके पैसे से, आपके परोक्ष अपरोक्ष टैक्स से जमा किए हुए पैसे से आपको स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा कोई लाभ उठा रहा है तो इसके बारे में अगर आप शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं तो दूसरा कोई लाभ उठाता रहेगा जो दबंग है।
तो आप शिकायत दर्ज कराएं, देर सवेर कार्रवाई होगी, एक पर नहीं होगी दूसरे पर होगी, दूसरा नहीं तीसरे पर कार्रवाई होगी, लेकिन आपको उसका फॉलोअप करना पड़ेगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।